मैं हूं आपकी बायोलॉजी फैकल्टी तुलिका मैम, और मैंने सोचा इससे पहले हम अपने लेक्चर वीडियोस पे जाएं, क्यों ना पहले हम अपना एक गोल सेट करते हैं। और गोल क्या है? गोल है 360 इन 360 इन नीट बायोलॉजी 2024। मैम लेकिन अब तो सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर मैं नहीं करूंगी, आप करोगे एट द एंड ऑफ दिस एंटायर वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट एंड सी इफ इट इज पॉसिबल और नॉट। हमारे पास नीट में टोटल चैप्टर कितने हैं बायोलॉजी में? सो वी हैव टोटल 32 चैप्टर्स। पहले 38 होते थे, 22 इन 11th एंड 16 इन योर 12th क्लास, बट अब रिडक्शन के बाद वी हैव 32 चैप्टर्स। और यार बच्चों की ना एक साइकी देखी है मैंने मोस्टली कि मैम एक दिन और मिल जाता ना, मैं ये टॉपिक कर लेता। तो अगर आपका 5 मई को एग्जाम है तो हम क्यों ना उसको ये लेके चले कि हमारा एग्जाम 5 अप्रैल को है, ताकि आपके पास वो जो एक्सक्यूज होता है ना, एक दिन और मिल जाता, 2 दिन और मिल जाता, एक हफ्ता और मिल जाता, हमारे पास पूरा 1 मंथ का बफर होगा। सो यू हैव टू सेट इन योर माइंड, कहीं कमरे में लगा लो, नीट 2024 5 अप्रैल। तो हम जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जो हम देखेंगे कि 360 में 360 कैसे आएगा, वो हम 5 अप्रैल के हिसाब से देखेंगे। ये तो मैम आपने और भी टफ कर दिया। रुक जाओ, वीडियो के एंड में आप खुद बताओगे कि यस पॉसिबल है। नाउ चैप्टर्स 32, अगर आप कल से डेज काउंट करना स्टार्ट करोगे तो हमारे पास 5 अप्रैल तक, जब हमारा नीट है 2024, 64 डेज हमारे पास है। हाफ द चैप्टर आपका नंबर ऑफ चैप्टर्स, यानी आपको एक दिन में सिर्फ आधा चैप्टर बायो का करना है। अब ये मत बोलना कि ये भी डिफिकल्ट है, ये आप कर सकते हो। नाउ कितने घंटे पढ़े? अब यार कोई भी मशीन है, अगर आप अपने मोटर को चला के छोड़ दो और आप उसको 2 दिन तक चला हुआ छोड़ दो विदाउट रिलैक्स किए, तो वो फूक जाएगा। लेकिन हमारा हार्ट एक ऐसा मशीन है जो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, लेकिन कभी बंद नहीं होता अचानक से। क्यों? क्योंकि वो 0.4 सेकेंड रिलैक्स करता है इन योर कार्डियक साइकिल एंड 0.4 सेकेंड वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। हमारे पास 24 घंटे हैं, हम लेके चलते हैं कि हम सिर्फ 12 घंटे यहाँ पे पढ़ेंगे। हम उसको लेके चलते हैं 4 तीनों सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया। चलो मैम कहती हैं कि अब बच्चे कुछ कहते हैं कि फिजिक्स में मैम न्यूमेरिकल्स करने वगैरह वगैरह, इसको हटा दो, इसको आप कर दो 5, इसको हटा दो, मैं तो और कम आपके लिए सिंप्लीफाई कर रही हूँ, इसको हमने कर दिया 3। अब 3 आवर्स के हिसाब से हम बनाएंगे। एवरी डे यू हैव टू स्टडी 3 आवर्स बायोलॉजी, और आपको सिर्फ आधा चैप्टर करके वहां पे रुक जाना है। अब कैसे करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? सबसे पहली बात है बेटा, जब तक आपने अपनी एनसीईआरटी को थरली नहीं पढ़ा तब तक आप नीट में सिलेक्शन भूल जाओ। थॉरो डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन आपको साथ में इंक्लूड क्या करना है? समरी। क्यों मैम? जब हमने इन डेप्थ पूरी की पूरी कॉन्टेक्सचुअल हमने पढ़ लिया है एनसीईआरटी का, तो हमें समरी क्यों पढ़ना है? वो तो समराइज किया होगा। अभी आपको आंसर मिलेगा, अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर खोलो, उसमें देखो पार्चुरेशन में कहीं पे भी आपके कॉर्टिसोल हार्मोन का मेंशन नहीं है। समरी खोलो, वहां पे मेंशन्ड है आपका कॉर्टिसोल आल्सो हेल्प्स इन पार्चुरेशन। और अगर क्वेश्चन आ चुका है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स is not included in your parturition? Progesterone, estrogen, cortisol, oxytocin. So oxytocin is involved, cortisol is also involved. तो आपका समरी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल देती हूँ, आप वो चैप्टर खोल लो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपके मिड ब्रेन में कहीं मेंशन नहीं किया है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का एग्जैक्ट फंक्शन। समरी में टेक्टाइल, ऑडियो, विजुअल सब लिखा है उन्होंने। सो नटशेल, आपको थरो डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करनी है, समरी को इंक्लूड करना है। सेकंड, माइंड रिवीजन टॉपिक वाइज एंड एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर एज वेल। इसका क्या मतलब है? आपने एक टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक के बाद आपको आंखें बंद करके रिवाइज करना है, माइंड रिवीजन, की आपने इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग की है, आपको क्या समझ आया है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक पे आप तभी बढ़ो जब आपका पूरा का पूरा आपने एक एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में पढ़ा है ना, लाइन टू लाइन, वो आपने माइंड रिवीजन में खुद को बोला है। एंड यही आपको करना है चैप्टर के एंड के बाद भी। हमारे पास टाइम बहुत है, 3 आवर्स, हाफ चैप्टर, बार बार इस बात को रिवाइज करो। देन हम कह रहे हैं सेल्फ फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस। इसका क्या मतलब है? या टीचर को क्यों ज्यादा पता होता है? क्यों? क्योंकि यार वो क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, वो एक चैप्टर, एक आपके टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज लेता है और वो क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। तो आप क्या करोगे, एक अपना टॉपिक पढ़ा,
टॉपिक पढ़ने के बाद आपने ये सोचा कि मैं इसमें कितने क्वेश्चंस फ्रेम कर सकती हूँ, असर्शन रीजन, आप किसी से पंगे ले लो, आप सोचो आपको सामने वाला आपका कॉम्पिटिटर है और आपको हराना है, और इस टॉपिक से एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ से ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं कि वो बोल ना पाए, बट देन इट शुड बी ऑफ योर एनसीईआरटी। तो आपको वो सेल्फ फ्रेमिंग करनी है क्वेश्चन की और सामने वाले से पूछना है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी हमेशा। देन वी आर सेइंग हैंडी स्टिक नोट्स, कलरफुल बनाओ, जितना ज्यादा आप उसको आपको देखने का मन करेगा। अब यार ये मैंडेटरी नहीं होता, ये हर लोग बोलते हैं। अब ये मैंडेटरी हर चैप्टर के लिए आपके लिए जरूरी नहीं है, तो किसके लिए मैंडेटरी हम इसको रखेंगे? नाउ जैसे हम कहते हैं यार एंडोक्राइन चैप्टर, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आप एक स्टिक नोट पे सारे थायराइड के फंक्शंस लिख लो, एक पे सारे एड्रेनल कॉर्टेक्स के अलग लिखो, एड्रेनल मेड्यूला के अलग लिख लो। तो हार्मोन वाला चैप्टर में ना फंक्शन पूछते हैं आपसे, बहुत सारे फंक्शन लिखेंगे, बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4, या और ट्रिक करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, उसमें आप TCT को भी इंक्लूड करोगे। तो माई पॉइंट इज आप चैप्टर वाइज जहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन लोड हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट चीजों का हो रहा है, तो आप एक एक पेज बना लो उसका, थायराइड के सारे फंक्शन एक जगह चिपका दिए, जाते जाते आपने पढ़ लिया, अच्छा थायराइड में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, मम्मी के पास किचन में गए, मम्मी से बोल दिया मम्मी थायराइड में ये होता है। इंक्लूड करो यार, जितना आपको उसमें लोगों को इंक्लूड करना, एग्जाम्पल उनको रटवाने लग जाओ। तो हम ये स्टिक नोट्स भी बनाएंगे, वो आपके लिए जरूरी है। वैसे जब आप लेक्चर अटेंड करोगे, जब हम अपना वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगी मैं, उसमें आपको बताऊंगी किस किस के आपको स्टिक नोट्स बनाने, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आप लिख लो, कौन सा नॉर्मल आप उसको अंडरलाइन कर लो, वो हम देखेंगे। बट टाइम बीइंग दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इंटरकनेक्ट डिफरेंट चैप्टर्स, ये यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, व्हाई डू वी नीड टू इंटरकनेक्ट डिफरेंट चैप्टर। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में लिखा है इओसिनोफिल रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। 12th क्लास की एनसीईआरटी खोल लो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या लिखा है? मास्ट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। क्वेश्चन आ गया नीट में, विच सेल इज इन्वॉल्व इन योर एलर्जिक रिएक्शन? ऑप्शन में मास्ट सेल भी है और इओसिनोफिल है, आप घूम गए। उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको इंटरकनेक्ट करना डिफरेंट चैप्टर को। तो क्या मतलब है मैम, दोनों सेल तो दे रखे हैं, बोथ ए और बी ऑप्शन में भी नहीं है। यार इसका इन डेप्थ नॉलेज मैंने क्यों बोला था? बेसोफिल आपका ब्लड में होता है और बेसोफिल जब टिश्यू में जाता है उसको हम मास्ट सेल बोलते हैं। तो मास्ट सेल कहाँ होता है? टिश्यूज में होता है। तो टिश्यू की अगर एलर्जी हो रही है, स्किन की एलर्जी, एक्जिमा, नेजल ट्रैक की एलर्जी, हे फीवर, ये आपका मास्ट सेल करेगा, जिसकी 12th क्लास में बात की है। कट टू 11th क्लास, इओसिनोफिल किस में होता है? ब्लड में होता है। तो ब्लड की एलर्जी अगर हो रही है या कंप्लीट ब्लड की एलर्जी, एनाफाइलैक्टिक शॉक, वो कौन करेगा? इओसिनोफिल करेगा। सो यू नीड टू इंटरकनेक्ट। इसके और एग्जांपल है, अगेन आई एम सेइंग लेक्चर में हम इसको बार बार इंटरकनेक्ट करेंगे। जहां कोई वर्ड आया आपको इमीडिएटली सोचना है ये वर्ड यार मैंने और कौन से चैप्टर में पढ़ा था, तो आपका उसी पॉइंट पे उस टॉपिक का सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अगर अभी आपसे पूछा कि 1100 to 1200 ml रीचेस किडनी पर मिनट फॉर फिल्ट्रेशन, तो आपके दिमाग में करंट आना चाहिए कि यार 1100 to 1200 ml मैंने ना ह्यूमन फिजियोलॉजी में और भी कहीं पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1100 to 1200। फिर मैं कहती हूँ यार ब्रीदिंग रेट हमारा पता है कितना है? 12 से 16 टाइम। यार 12 से 16 टाइम हमने और कहाँ पढ़ा है? 12 से 16 ग्राम हमारे 100 ml ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन का कंटेंट होता है। इंटरकनेक्ट क्यों करना है? इस वजह से करना है। एंड लास्टली प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉपिक वाइज। जितना ज्यादा एक टॉपिक पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एंड अब मैं बात करती हूँ, थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं आपको कि किस ऑर्डर में हम लेके जाए। मैम हम ये 64 डेज में किस ऑर्डर में लें? तो आपके पास दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वो जिसने थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रखी है पहले से। तो यार आप कैसे स्टार्ट करो? आपके जो क्रिटिकल एरियाज है आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आपको पता होगा कौन कौन से एरियाज में आप डिफिकल्टी फेस करो, स्टार्ट विद दैट। बट मैं ये लेके आ रही हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, जीरो से स्टार्ट करना है। तो आपको कोई टास्क दिया जाए और आपने स्टार्टिंग में वो टास्क करना स्टार्ट किया, आपको इंटरेस्ट ना आए, बोरिंग लगने लग जाए, तो क्या आप वो टास्क करोगे? नहीं करोगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। बायोलॉजी के दो सेक्शन है, बॉटनी एंड जूलॉजी। इंटरेस्टिंग कौन सा है? जूलॉजी। व्हाई? नोइंग योर ओन बॉडी। अगर आपको अपनी बॉडी जाननी है तो उसमें आप डेफिनेटली इंटरेस्ट लोगे, और इंटरेस्ट लोगे जैसे ही आपका पोर्शन कवर होता चलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होता चलेगा, आप और ज्यादा मोटिवेट होगे। स्टार्ट विथ
ह्यूमन फिजियोलॉजी, माय फेवरेट ऑल्सो, सबका फेवरेट है। जो चैप्टर अच्छा लगता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का और मेजर पोर्शन कवर होगा। वैसे मैंने काफी ये स्मार्टली बनाया है कि स्टार्टिंग के 3 इंटरेस्टिंग भी हैं और ये वेटेज वाइज भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। देन गो फॉर जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये आप फॉलो कर सकते हो, जैसे जैसे उसके बाद आपको इंटरेस्ट आता चले आप उसको लेके चलो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग क्विकली, मेक द प्रोसेस एज फन एज पॉसिबल। आपको बहुत प्रेशर लेके नहीं करना है, हमने सिंप्लीफाई किया है, आधा चैप्टर करना है, 3 घंटे में करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस से क्या होता है, आपका पूरा का पूरा माइंड जो है वो स्ट्रेस की तरफ जाएगा, मेमोरी आपकी कम होने लगी। कॉन्सेंट्रेट करना है, अच्छा खाना खाना है। फन कैसे बनाए मैम, पकड़ लो मम्मी को, पकड़ लो, एग्जाम्पल सुनाने लग जाओ, पापा को पकड़ लो, या मम्मी को बोल दिया मम्मी आप यूस्पोंजिया हो और पापा स्काइफा है, मम्मी आप गॉर्गोनिया हो, और सबके ऐसे नाम दे दो। निकनेम क्यों देने हैं चुन्नू मुन्नू, निकनेम क्या दोगे आप, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, एग्जाम्पल रख दो नीट तक 3 महीने तक। ठीक है, विद दैट मैं आपका आज का वीडियो ये खत्म करती हूँ, बहुत जल्दी मिलते हैं। अच्छा, जाने से पहले यार एक क्वेश्चन दे देती हूँ, मैंने सोचा क्यों ना हम एक रिचुअल बना ले कि जाने से पहले हमेशा मैं आपको एक क्वेश्चन देकर जाऊं। क्वेश्चन है, आरबीसी फॉर्मेशन में कौन कौन से हार्मोन काम कर सकते हैं? हर चैप्टर में देख लो जहां मिल रहा है आपको, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, एनसीईआरटी के अलावा बेटा आपको कोई बुक नहीं पकड़नी है। तो आरबीसी फॉर्मेशन में कौन कौन से हार्मोन्स काम करते हैं, इसका मुझे आंसर चाहिए। सारे हार्मोन, एक दो जितने भी है वो नहीं बताऊंगी मैं, समरी में भी लिखा है कहीं कहीं पे। एंड लास्ट, स्टे पॉजिटिव। बाय, नमस्ते।